Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So in this particular video we are going to continue the series of CS432 that is network modeling and simulation. और इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जो है यहाँ पे लाइक लास्ट वीडियो में अवेलेबिलिटी तक ख़त्म किया था, ठीक है। यहाँ तक अब 62 से ऑनवर्ड जो है वो हमने इंशाल्लाह 70 टॉपिक तक जो है वो कंप्लीट करना है वीक नंबर 5, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पे बात आ जाती है डिज़ास्टर रिकवरी। अच्छा, अब डिज़ास्टर रिकवरी बेसिकली क्या है, हमने देखना होता है कि लाइक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी फ़र्म में, आपकी कंपनी में अगर कोई नेटवर्क के अंदर उसके कंपोनेंट्स में, सर्वर में कोई डिज़ास्टर हुआ है, कोई इंसिडेंट, कोई मिसहैप हो गया है, कोई आउटेज हो गया है, कोई ऑफलाइन चीज़ चली गई है, तो हम कितनी देर बाद जो है वो अपने लाइक ओवरऑल जो है वो अपने आईटी फंक्शंस को दोबारा से जो है वो सर्वाइवल में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है और हमने ये सारा कुछ बजट के अंदर रहते रहते जो है वो करना होता है। तो डिज़ास्टर रिकवरी में एक हम चीज़ क्या करते हैं कि हम रिडंडेंट कर देते हैं कंपोनेंट्स को। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब हम किसी चीज़ को रिडंडेंट करते हैं, व्हाट आई बेसिकली मीन कि हम उस डिवाइस को, उस कंपोनेंट को, उस सर्वर को की मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो रिडंडेंसी इन प्रिपरेशन फॉर डिज़ास्टर्स प्रोवाइड डिज़ास्टर प्रिपरेशन। लाइक आपने जो है अपनी तैयारी में, अपनी प्रिपरेशन में जितनी चीज़ें रिडंडेंट रखी हैं, तो हम एट द वेरी एंड ऑफ द डे कह सकते हैं कि हाँ भाई हमने डिज़ास्टर्स के लिए जो है वो प्रिपरेशन जो है वो कर ली है। तो यहाँ पे रिडंडेंसी में आपके पास 3 चीज़ें आ जाती हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू। आपने इन तीनों के पॉइंट्स याद कर लेने हैं, प्रोएक्टिव प्रिवेंशन, रिएक्टिव रिकवरी एंड देन बैकअप फैसिलिटीज़। और आने वाली स्लाइड्स में, आने वाले मॉड्यूल्स में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो रिडंडेंसी एलोकेशन मॉडल है, इसमें आईटी फंक्शन जो है वो, उसमें हम देख सकते हैं कि डिफरेंट आईटी एसेट्स आपके जो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में है, हम उसको रिडंडेंट कर सकते हैं। लाइक हम अपने कंप्यूटर्स की हार्डवेयर को रिडंडेंट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन लिंक्स को रिडंडेंट जो है वो हम कर सकते हैं। इसी तरह आईटी पर्सनल्स, लाइक जो आपका आईटी का स्टाफ है, हम उसे भी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी माइनर आपके पास डिटेल्स आ जाती हैं, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, कोई प्रोटोकॉल्स वगैरह जिनको हम मज़ीद रिडंडेंट कर सकते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द डे हम कह सकें कि हाँ भाई हमने डिज़ास्टर्स की रिकवरी के लिए तैयारी जो है वो कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे D इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पोटेंशियल डिज़ास्टर्स प्लस 1। अब ये क्या है कि जो कैपिटल D आपको अगर कहीं फॉर्मूला में नज़र आता है, यहाँ पे देखें जो अपर लिमिट में आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मॉडल में आपके पास मैक्सिमम जो है वो कितने डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, +1, ठीक है। उसके बाद PD जो है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी के डिज़ास्टर होने की प्रोबेबिलिटी, और ये हमने कह दिया कि 0 या 1, लाइक या तो डिज़ास्टर होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद M जो होता है कि नंबर ऑफ़ IT फंक्शंस द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू परफॉर्म, कि अगर इन केस आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने डिज़ास्टर, कोई मिसहैप फेस किया है, और अब हमने देखना है कि कितने IT फंक्शंस जो हैं वो हमें चाहिए, परफॉर्म किए जाने चाहिए इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिज़ास्टर, कि उस पर्टिकुलर डिज़ास्टर से बचने के लिए आपको कितने आईटी फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने चाहिए ज़रूर। इस तरह यहाँ पे इस स्लाइड को आप देख लें, लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बस आपने कुछ देखनी है। यहाँ पे देखें लोअर लिमिट I इज़ इक्वल टू 1 है ना, तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो ज़रूरी जो है वो आईटी फंक्शन के पास होना चाहिए डिज़ास्टर को रिकवर करने के लिए, डिज़ास्टर से रिकवर होने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर जो है वो मैक्सिमम, लाइक अब यहाँ पे देखें टोटल कॉस्ट जो है C और X का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू कैपिटल B। अब B जो है वो यहाँ पे आपके पास बजट है, तो वो कह रहा है कि जितनी भी टोटल कॉस्ट लगती है रिडंडेंट कंपोनेंट्स लगाने की, रिडंडेंसी को एलोकेट करने की, दैट मस्ट नॉट एक्सीड द बजट लिमिटेशन, कि जो भी आपके पास कॉस्ट पड़ रही है वो बजट की लिमिटेशन से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब एक सिचुएशन आ जाती है कि M यानी कि आपके पास टोटल कितने स्टेप्स हैं, कितने सॉल्यूशंस हैं आईटी फंक्शंस के, वो सिर्फ तभी फेल होता है इन कंपैरिजन विद D। अब D आपके पास टोटल डिज़ास्टर्स हैं, ठीक है। कब? व्हेन ऑल ऑफ इट सॉल्यूशंस सिलेक्टेड सॉल्यूशंस फेल एट द सेम टाइम, के जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं इफ़ एट द सिमिलर टाइम वो फेल कर जाते हैं, आउटेज उनका हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई M जो है वो अब फेल हो गया अगेंस्ट D, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ कोई ना कोई, सिर्फ एक ही सोल्यूशन आपके पास बचा हुआ है अभी, तो हम कहेंगे कि नहीं, एज लॉन्ग एज वन ऑफ द सिलेक्टेड सोल्यूशन सर्वाइव्स M वुड स्टिल बी ऑपरेशनल, कि हम कहेंगे कि नहीं अभी डिज़ास्टर्स की रिकवरी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट एक सोल्यूशन आपके पास अभी अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाता है स्पेसिफाइंग रिक्वायरमेंट्स। इसमें हमने देखना है कि अवेलेबिलिटी इन परसेंटेज पर एनम, एनम मींस पर ईयर, एनुअल बेसिस पे, ठीक है। अगर आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपके मॉडल का, आपके सर्वर का जो अगर अप टाइम है, अवेलेबल होने का टाइम 99.70% है, तो इसका मतलब है कि वो 30 मिनट्स जो है वो
ऑफलाइन रहता है। इसी तरह अगर 99.95% है तो उसका मतलब है कि वो 5 मिनट्स के लिए ऑफलाइन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसी तरह फिर हमने अवेलेबिलिटी देखनी होती है। हम कहते हैं कि भाई वीक डेज़ लाइक मंडे टू फ्राइडे फॉर एग्जांपल क्या डाउन टाइम है, कितनी देर सिस्टम ऑफ रहता है, उसके अलावा वीकेंड्स पे कितने घंटे ऑफ रहता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह कुछ अवेलेबिलिटी स्पर्ट्स में होती है। स्पर्ट्स कहते हैं कि लाइक समझ लें कि छोटे छोटे गैप्स के साथ या इस तरह से फाउंटेन की तरह, ठीक है। तो अब उसकी दो टाइप्स हो सकती हैं कि या तो स्टैगर्ड या फिर वन टाइम के, या तो स्टेबल नहीं होगा या फिर एक ही बार सिस्टम अवेलेबल रहता है और फिर काफ़ी देर के लिए ऑफलाइन चला जाता है। और स्टैगर्ड ही होता है कि ऑफलाइन ऑनलाइन एंड ऑल दैट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है कि ये जो अवेलेबिलिटी इन स्पर्ट्स है वो कुछ यूज़र्स के लिए एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन जैसे वीडियो कॉल्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें हमें जो है वो कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी चाहिए होती है सिस्टम की ऑडियो कॉल्स में, ठीक है, ताकि बार बार रिकनेक्शन ना हो। इसी तरह कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो अवेलेबिलिटी इन स्पर्ट्स को अलाउ करती हैं और कुछ जो हैं वो नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है 5 नाइन्स अवेलेबिलिटी। अब काफ़ी कुछ एंटरप्राइजेज़ ऐसी होती हैं जिनको 5 नाइन्स चाहिए होते हैं अवेलेबिलिटी के। 5 नाइन्स कैसे हैं, लाइक इसको काउंट करें 1 2 3 4 5, लाइक ये जितने नाइन्स हैं 99.999% कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कहे कि हमने 5 नाइन्स अवेलेबिलिटी को मेंटेन किया हुआ है तो दैट इज़ द बेस्ट केस। या आपने MCQs के लिए याद करना है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन क्लेम कर रही है कि भाई हमारा अवेलेबिलिटी टाइम 99.999% है तो इसका मतलब होता है कि वो एक साल में सिर्फ 5 मिनट के लिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन डाउन रहती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन हमने इसमें ये देखना होता है कि जो 5 मिनट का डाउन टाइम है पूरे साल में, क्या उसमें रिपेयर टाइम इंक्लूडेड है या नहीं है, ठीक है, या वो अलग से रिपेयर टाइम हमने निकालना है। उसके अलावा कौन कौन से जो लाइक मोस्टली जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो आपकी हार्डवेयर बिल्ड करते हैं वो 5 नाइन्स अवेलेबिलिटी आपको करते हैं प्रोवाइड, ठीक है। लेकिन समटाइम्स काफ़ी तरह के मिसहैप्स हो जाते हैं, डिज़ास्टर्स हो जाते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, या आपने शॉर्ट और लॉन्ग के लिए तैयार कर लेना है। वो हो सकते हैं कि कोई कैरियर या पावर आउटेज हो गया आपके पास, ठीक है, या आपने राउटर्स या स्विचेस जो भी आपके कनेक्शन डिवाइसेस हैं उसमें आपने सॉफ्टवेयर जो है वो एरर्स वाला इंस्टॉल कर लिया है। उसके अलावा आपकी जो बैंडविड्थ है उसमें अनएक्सपेक्टेड, कि आप उसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, आपका सिस्टम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और सडन कोई इंक्रीज़ हो गया है बैंडविड्थ वगैरह में, ठीक है। उसके अलावा समटाइम्स ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम लोग जो एंड यूजर्स हैं या जो भी डेवलपर होता है वो नेटवर्क को कन्फिगर करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कन्फिग्रेशन में मिस्टेक कर देता है काफ़ी सारी, ठीक है। समटाइम्स आपका सिस्टम सिक्योर नहीं होता तो सिक्योरिटी ब्रीचेस आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता तो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आ जाते हैं एंड ऑल दैट। तो इन पॉइंट्स को आपने याद कर लेना है। अच्छा, फिर यहाँ पे शिफ्टिंग इम्पैक्ट देखेंगे। अगर 5 नाइन्स हैं आपके पास तो 5 मिनट का डाउन टाइम एक साल में होगा। अगर आपके पास 3 नाइन्स हैं तो 5 मिनट का डाउन टाइम पर वीक होगा। इसी तरह परसेंटेज में और डिफरेंस देखें कि अगर फॉर एग्जांपल 2 नाइन्स हैं तो डाउन टाइम 4 मिनट्स का पर डे होगा। तो देखें जितने ज़्यादा आपके पास नाइन्स हैं उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी आपके सर्वर की रहेगी और आप उतना ही कम देर के लिए, सिर्फ देखें 5 मिनट पूरे साल में, और जब 2 नाइन रह गए तो 4 मिनट हर रोज़। तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा सिस्टम को ये अवेलेबल होता है उसका डाउन टाइम उतना ही कम हो जाता है अल्टीमेटली, ठीक है। लेकिन अब जैसे हमने कहा कि भाई 5 नाइन्स अवेलेबिलिटी का केस जो है वो बेस्टेस्ट केस है, लेकिन अब डेफिनेटली वो इतना हैवी सिस्टम होगा तो उसको मतलब पूरा मेंटेन करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए आपको हो सकता है कि ट्रिपल रिडंडेंसी चाहिए। अब यहाँ पे देखें आपको अपनी एंटरप्राइज में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स नज़र आ रहे हैं, ISPs नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली एक इसमें से हर वक्त एक्टिव रहने के लिए, एक हॉट स्टैंड बाय के लिए कि अगर फॉर एग्जांपल पहला जो है वो फेल हो जाता है तो फ़ौरन से जो है वो इमीडिएटली सेकंड जो है वो यूज़ हो जाए, ठीक है। और थर्ड जो है वो मेंटेनेंस फेज़ में जाने के लिए है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम। अब एक एक मैगज़ीन की रिपोर्ट के मुताबिक 40% ऑफ द कंपनीज़ जो 3 दिन तक अगर फेल रहती हैं या शट डाउन रहती हैं, लाइक अगर जो भी कंपनीज़ हैं जो 3 दिन तक ऑफलाइन रहती हैं उनमें से 40% ऐसी होती हैं जो विदिन 36 मंथ्स जो है वो फेल हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें अपने डाउन टाइम पे नज़र रखनी चाहिए कि कितना आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अप टाइम है और कितना डाउन टाइम है। खैर, ये वाले चार्ट्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और ये पेपर्स में आते भी नहीं है, सो यू डोंट नीड टू प्रिपेयर देम एट ऑल। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हिसाब से भी और लॉन्ग के हिसाब से भी। सबसे पहले अगर आ जाता है कि डाउन टाइम कॉस्ट आपने मैयर कैसे करनी है, तो उसकी अप्रोच है। इसके 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने बिज़नेस कंटिन्यूटी कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने देखना है, डिफ़ाइन करना है कि आपने किस किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। थर्ड में आ जाता है कि आपने बिजनेस फंक्शंस को कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है। फोर्थ में आ जाता है कि आउटेज टाइप्स को आपने क्लासीफाई करना है। एट द एंड आपने कैलकुलेट कर लेनी है कॉस्ट।
अच्छा, अब इसका पहला स्टेप था आइडेंटिफाई बिजनेस कंटिन्यूटी कंपोनेंट्स। अब जब हमने कहा कि आइडेंटिफाई करो, पता लगाओ कि कौन कौन से आपके कंपोनेंट्स हैं जो बिज़नेस कंटिन्यूटी के लिए चाहिए, तो इसमें पीपल हैं डेफिनेटली, एंड यूजर्स आपके जो लोग काम कर रहे हैं उसमें, एंड ऑल दैट। फिर प्रॉपर्टी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, फिर सिस्टम्स, एंड देन उनमें जो पड़ा हुआ है डेटा वो। तो अगेन ये आपने शॉर्ट के लिए करना है। फिर सेकंड स्टेप है कि क्या आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आया आप किसी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सर्विस को, किसी प्रोसेस को, या किसी मेथोडोलॉजी को, या इनके किसी कॉम्बिनेशन को, ठीक है। फिर आ जाता है कि आपने बिज़नेस फंक्शंस को प्रायोरिटाइज़ करना है। अब यहाँ पे देखें कि जो बिज़नेस फंक्शंस होते हैं वो आपके पूरी ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। दे डू प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अच्छा, अब यहाँ पे 80-20 रूल लगता है। लाइक आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के 80% अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, वो कुल मिला के आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ 20% सिस्टम्स को रिस्टोर कर सकते हैं। तो यू कैन सी के ये यहाँ पे कितने रिसोर्सेज और उनकी टाइमली मैनेजमेंट की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप था कि आपने क्लासीफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है आउटेज की टाइप्स को। तो अब यहाँ पे 4 टाइप्स आपको दी हुई हैं: ब्रांच आउटेज, रीजनल आउटेज, डेटा सेंटर, एंड देन नेशनल आउटेज। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन ये फॉर्मूला है और ये शॉर्ट में लॉन्ग में आ जाता होता है। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, फॉर्मूला याद कर लेना है, वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, आपने वैल्यूज़ पुट करना है, एंड ऑल यू आर ऑल डन, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला है लॉस्ट प्रॉफिट्स इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू डिस्ट्रीब्यूशन इंटू आर्ली कॉस्ट। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिया हुआ है कि 90 ब्रांच आउटेजेस हैं, तो टोटल इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई 90। फिर नेक्स्ट है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1.5 आवर, तो मतलब 1.5 आवर्स, तो ये आपके पास ये हो गया। नेक्स्ट है आर्ली कॉस्ट। तो आर्ली कॉस्ट आपको यहाँ पे दी हुई है, कॉस्टिंग यहाँ पे देखें कि $300 पर आवर। तो आपने सिंपल ये वैल्यूज़ कैलकुलेट की तो आपके पास टोटल जो लॉस्ट प्रॉफिट है वो आ गया। तो मतलब इस तरह से कहने का मकसद है कि सिर्फ फॉर्मूला याद कर लें एंड यू विल बी बेटर एबल टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल्स। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक MTBF एंड MTTR। अब ये क्या है, ये एब्रीविएशंस आपने MCQs के लिए देख लेना है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड मीन टाइम टू रिपेयर। इसी तरह अगर एक कंपोनेंट की बात करें तो मीन टाइम बिटवीन सर्विस आउटेज MTBSO। ये क्या होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर डिफरेंट सर्विसेज या डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो डाउन हो रहे हैं या ऑफलाइन जा रहे हैं तो उनमें कितना टाइम लगेगा उस पूरी आउटेज में, और अगर उसको रिकवर करने में या उससे रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा, उसको ठीक करने में, उसको मेंटेन करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ मीन टाइम टू रिकवर फ्रॉम सर्विस आउटेज, ठीक है। तो ख़राब हुए में कितना टाइम लगा और फिर उसको ठीक करने में पूरा कितना टाइम लगा, सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। फिर उसके बाद यहाँ पे अब एक फॉर्मूला है जो आपने याद करना है कि अवेलेबिलिटी इज़ इक्वल टू मीन टाइम बिटवीन फेलियर डिवाइडेड बाय मीन टाइम बिटवीन फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर। अब ये वैल्यूज़ अगेन आपको गिवन होंगी, जैसे यहाँ ऊपर से दी हुई हैं कि 4000 आवर्स आपकी मीन टाइम टू फेलियर की थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो दी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सिंपल क्या करना है कि आपने इनको कर लेना है प्लस आपस में, ठीक है, और फिर आपने जो है वो फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है और इजीली जो है वो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर की वैल्यू थी 4000 और मीन टाइम टू रिपेयर की वैल्यू थी 1, ठीक है। तो आपने 4000 बाई 4000 प्लस 1 किया, डिवाइड किया, तो आंसर आपके पास आ गया। इसी तरह फिर यहाँ पे आप देखें कि मीन टाइम टू फेलियर एंड मीन टाइम बिटवीन फेलियर में ये डिफरेंस है कि जो पहले वाला है मीन टाइम टू फेलियर, इसमें हम कहते हैं कि सिस्टम को हम रिपेयर करेंगे जब वो ख़राब हो जाएगा, और मीन टाइम बिटवीन फेलियर में हम कहते हैं कि अगर आपका कोई सिस्टम ख़राब हो गया है, एरोनियस जा रहा है, मिस्टेक्स वाला जा रहा है, तो हम उसको रिप्लेस ही कर देंगे, लाइक किसी और सिस्टम से बदल के ही रख देंगे, ठीक है। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास परफॉर्मेंस में हमने हर नेटवर्क की अलग अलग से कोई नेचर होती है, अलग अलग से उसका डिज़ाइन होता है। नेटवर्क को हम मॉडल कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं और डेफिनेटली उसको मैयर भी कर सकते हैं। तो अब नेटवर्क परफॉर्मेंस के डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस आपने देखनी है। ये अब लॉन्ग में कॉलम्स की फॉर्म में भी आ सकता है, मैच दी कॉलम में, या अलग से आपको डेफिनेशन भी लिखने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। तो आपने इसको हर एंगल से प्रिपेयर कर लेना है। पहला आ जाता है कैपेसिटी का यूनिट क्या है, बिट्स पर सेकंड, और इसमें हम देखते हैं कि किसी नेटवर्क की या किसी सर्किट की कितनी सलाहियत है कि वो डेटा को कैरी कर सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है यूटिलाइजेशन। तो हम ये देखते हैं कि जितनी टोटल कैपेसिटी थी उसमें से इस वक्त कितने % यूज़ हो रहा है, ये आपके पास यूटिलाइजेशन है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है कि जो एवरेज यूटिलाइजेशन है वो उसका क्या मैक्सिमम लेवल था बिफोर द पॉइंट कि जब हमने कहा कि नेटवर्क अब मज़ीद यूज़ नहीं हो सकता, आप मज़ीद क्लाइंट्स नेटवर्क को यूज़ नहीं कर सकते, अब वो सैचुरेटेड हो गया, फिल अप हो गया, तो उससे पहले कितनी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन थी उसकी, दैट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। फिर थ्रूपुट होता है कि आपके डिफरेंट आपके कंपोनेंट में, आपके नेटवर्क में डिफरेंट नोड्स के दरमियान में 1 सेकंड के अंदर कितना डेटा जो है वो
एरर फ्री जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, लाइक सर्वर और क्लाइंट के दरमियान समझ लें 1 सेकंड के अंदर कितना डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है बगैर एरर्स के, बगैर मिस्टेक्स के। फिर ओवरलोड होता है कि सम ऑफ ऑल द डेटा ऑल नेटवर्क नोड्स हैव रेडी टू सेंड एट पर्टिकुलर टाइम, के किसी पर्टिकुलर टाइम पे जितने भी नोड सारे डेटा को सेंड करने के लिए रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, तो उसको टोटल मिला के हम ओवरलोड कहते हैं। उसके अलावा एक्यूरेसी होती है कि आपने टोटल ट्रैफिक के हिसाब से आपने कितनी ट्रैफिक जो है वो यूज़फुल वे में करेक्टली जो है वो ट्रांसमिट की है, कितना एक्यूरेटली आपने काम किया है। एफिशिएंसी ये होता है कि आपने कितनी एफर्ट जो है वो आपको चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सर्टन अमाउंट ऑफ डेटा थ्रूपुट के, कोई एक पर्टिकुलर थ्रूपुट अचीव करने के लिए आपको कितनी कैपेसिटी चाहिए, कितनी एफर्ट चाहिए, उसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। और इसी तरह डिले ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई फ्रेम है और उसने ट्रांसमिट होना है, तो हमने ये कैलकुलेट करना है कि फ्रेम है और वो रेडी है ट्रांसमिशन के लिए, वहाँ से आपने टाइम नोट करना शुरू करना है और फिर देखना है कि वो कहीं ना कहीं नेटवर्क में पहुँच गया। तो इसमें जो डिले आएगा हम उसको, मतलब उसमें जो भी वेरिएशन आएगी, जो भी चेंज आएगा, डिफरेंस आएगा, हम उसको डिले कहते हैं। रिस्पॉन्स टाइम ये होता है कि लाइक किसी नेटवर्क सर्विस ने जो है वो रिक्वेस्ट की और फिर लाइक जिसको रिक्वेस्ट की गई थी उसने कितनी देर बाद रिस्पॉन्स दिया, तो इसको रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, इसमें हमने ऑप्टिमम की डेफिनेशन देखनी है कि अगर हम किसी आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, चॉइसेस हैं, उसमें से अगर हम बेस्ट सिलेक्शन करते हैं, बेस्ट एलिमेंट की सिलेक्शन करते हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमने ऑप्टिमम चीज़ जो है वो सिलेक्ट की है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ टाइम वेरिंग फिनोमेना होते हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ लें, या इंस्टेंटेनियस टाइम, फिर एवरेज टाइम और कुछ वेटेड टाइम। खैर ये पेपर में ऐसे इस तरह से आते नहीं हैं। अच्छा फिर कुछ वैन और लैन का ऐसे डिफरेंस बताया हुआ है। वैन के जो लिंक्स होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क्स के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू लैन। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर उसमें कोई आउटेज हो जाए तो उसमें हमें पर पैकेट के हिसाब से जो है वो कॉस्ट वगैरह जो है वो कंसीडर करनी पड़ रही होती है। ठीक है, उसके अलावा वैन की यूटिलाइजेशन को कम करने के लिए कंप्रेशन, कैशिंग और कंकेटिनेशन की जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन अगेन आगे आपके सिलेबस में कहीं भी इनकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, टॉपिक वाइज डिस्कशन नहीं है, सो इट्स बेटर कि आप इसको इतनी डिटेल में करें जितना बस कहा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह लैन की बात करें तो थोड़े ओवर बजटेड हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो मतलब ज़्यादा एरिया को कैटर नहीं कर रहे होते, फुलफ़िल नहीं कर रहे होते, तो फिर मतलब बड़े नेटवर्क पे सैशिएट करने के लिए, चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको फास्ट ईथरनेट और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, और डेफिनेटली फिर आपका बजट जो है वो ओवर हो जाता है, क्रॉस कर जाता है। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छा जो थ्रूपुट होती है, लाइक आपकी जो नेटवर्क की अवेलेबल कैपेसिटी होती है, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन, दैट इज़ अ सम ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। अब वो है गुड पुट प्लस बैड पुट। क्यों? क्योंकि देखें सेंडर अगर सेंड कर रहा है और रिसीवर रिसीव कर रहा है 100 पैकेट्स, तो इट डजेंट मीन कि जो 100 पैकेट्स हैं वो सारे काम के थे। हो सकता है कुछ एरर बिट्स हों उसमें, कोई एरोनियस डाटा, कोई करप्टेड डाटा आपने सेंड कर दिया, तो 100 का 100 तो यूज़फुल नहीं था। तो जो थ्रूपुट है उसमें कोई ना कोई गुड पुट भी थी और कोई ना कोई बैड पुट भी थी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे एक कैपेसिटी या डेफिनेशन कह लें आपके पास पहले आ गई थ्रूपुट की, कि आपने कितना एरर फ्री डेटा जो है वो 1 सेकंड में सेंड किया, इसको हम थ्रूपुट कहते हैं। और कैपेसिटी का फॉर्मूला है बी लॉग टू 1 + S/n। S/n इज़ द सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, एंड सी जो है वो आपके पास कैपेसिटी है और बी है बैंडविड्थ। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो ये MCQs के लिए कुछ लाइंस देख लेनी है कि साइजेज़ इनके होते हैं इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस के 53 बाइट्स होती हैं, 64 या 1518, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी रेंज होती है। फिर TCP/IP में हम थ्रूपुट वगैरह को पैकेट्स पर सेकंड के हिसाब से मेजर करते हैं, और ATMs में एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड में हम जो है वो सेल्स पर सेकंड के हिसाब से करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ सिस्को की एक एग्जांपल दी हुई है कि सिस्को जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, वो क्लेम करती है कि उनका जो सिस्को कैटलिस्ट स्विच है 6500 वेरिएंट, वो 1 सेकंड में 400 मिलियन पैकेट्स जो है वो सेंड करता है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा छोटे छोटे पैकेट्स होंगे वो 1 सेकंड में उतने ज़्यादा जा सकेंगे पैकेट्स पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद सो दिस वाज यहाँ पे आपका आ जाता है कंप्लीट 70 टॉपिक्स आपके हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट वीक 5। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन रह गई हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, और मैंने इसमें बता दिया आपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या और कैसे प्रिपेयर करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इसमें कोई क्यूरी रह गई हो, यू कैन आस्क मी। टिल देन, खुदा हाफिज़।